मैं उतने फाइनेंशियली साउंड फैमिली से नहीं हूँ। मैंने जैसे तैसे अपनी पढ़ाई अभी पूरी की है और उस पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारा डेब्ट भी मेरे ऊपर आ चुका है अभी, और मेरे एक्सपेंसेस वगैरह भी हैं कुछ मिला के, तो बहुत ही ज़्यादा भी थोड़ा हेक्टिक हो रहा है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होगा आपको कितना है? सर 27% है। इसमें दो तीन चीजें हैं जो आपको सोचनी पड़ेंगी, एंड मैं जो भी आपको राय दूंगा वो ऐसी राय होगी जो शायद आपको अच्छी ना लगे। एंड ये बोलते हुए मेरे दिल टूट रहा है और दुख हो रहा है, लेकिन इस हालात में शायद उन सब चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा। इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ हैं सूरज, जो पैदा बिहार में हुए, पले बड़े गुड़गांव में और अब बैंगलोर में काम कर रहे हैं। वेलकम सूरज। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप हमें अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने करंट लाइफ के बारे में जो कुछ भी बताना चाहते हैं प्लीज बताइए, ताकि हम आपको थोड़ा जान पाए। जी सर, मैं एक बिहार के बहुत ही छोटे से गांव खड़गपुरा का रहने वाला हूँ। अच्छा। और वो आता है सारण जिला में, ओके। जहाँ के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। ओह। छपरा सारण। हाँ जी। और मेरे फादर वगैरह सब लोग पहले कोलकाता में काम करते थे सर। ओके। फिर किसी कारणवश 2010 में मेरे पापा को कोलकाता से मूव होना पड़ा, उनकी थोड़ी तबीयत खराब रहने लगी। ओके। मेरे फादर को पिछले 15 सालों से बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो वो कुछ काम वगैरह नहीं करते। अब वो मेरे मम्मी के साथ बिहार में ही रहते हैं। ओके। और मेरे भैया गुड़गांव में आए थे काम करने के लिए 2011-12 में, और फिर मैं उनके साथ ही रह के मैंने अपनी पढ़ाई की गुड़गांव से। और अभी मैंने बी फार्मेसी करी है, बैचलर्स ऑफ फार्मेसी लास्ट ईयर ही मेरी खत्म हुई थी। और कॉलेज प्लेसमेंट में ही मैं यहाँ बैंगलोर आया हूँ, और अभी मैं मार्केटिंग की जॉब करता हूँ सर, फॉर अ मेडिकल डिवाइसेस कंपनी। ओके, सही। कितना टाइम हो गया आपको बैंगलोर में? 7 मंथ्स। ओह अच्छा, तो अभी नए नए। आपकी उम्र कितनी है सूरज? सर 25। ओके, बहुत बढ़िया। तो जब आपने मनी मैटर्स का फॉर्म भरा सूरज, किसी कारणवश, किसी उद्देश्य से, किसी ऑब्जेक्टिव से भरा होगा, वो बताएंगे हमें? जी सर, जैसे कि मैं उतने फाइनेंशियली साउंड फैमिली से नहीं हूँ, मतलब एक नॉर्मल सी फैमिली थी मेरी। और वहां से मैंने जैसे तैसे अपनी पढ़ाई अभी पूरी की है, और उस पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारा डेब्ट भी मेरे ऊपर आ चुका है अभी। कुछ डेब्ट पढ़ाई से रिलेटेड है, कुछ फाइनेंसेस जो मैंने और मेरे भाई ने मिलके खर्च किए उसके कुछ डेब्ट है, और मेरे एक्सपेंसेस वगैरह भी हैं कुछ मिला के, तो बहुत ही ज़्यादा भी थोड़ा हेक्टिक हो रहा है फाइनेंशियली, मतलब मैनेज करना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो उसके लिए ही मैंने सोचा कि मैं, सब कुछ जानता है, आपका शो बहुत फेमस है मनी मैटर्स, मैं भी देखता था हमेशा, मैंने फॉर्म भरा ताकि मैं कुछ गाइडेंस ले सकूँ आपसे। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड सही वक्त भी है लेने का, क्योंकि आपने कमाना शुरू कर लिया है, तो अब धीरे धीरे आप अपने फाइनेंशियल्स को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। जैसे आपने बताया, आपने पढ़ाई के लिए कर्ज लिया था और कुछ और भी परिवार के लिए भी लिया, तो उसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे सूरज, एंड जितना भी हम आपकी मदद कर पाए पूरी तरह से करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपकी इनकम से शुरू करते हैं, ताकि हम वहाँ जो पैसा अंदर आ रहा है उसको पहले समझ पाए। तो आपको महीने की कितनी सैलरी मिलती है सूरज? सर 30,000 रुपीज अभी मुझे मिल रहे हैं पर मंथ इन एड। ठीक है, ठीक है। एंड इसमें आपको कोई आइडिया है कि कितना आपका पीएफ डिडक्ट होता है, अगर होता है तो? पीएफ वगैरह कुछ डिडक्ट नहीं होता अभी। ओके, सो नो मेरी डिडक्शन। स्टार्टअप टाइप की कंपनी है, हम कैपेक्स पे काम करते हैं, कैपिटल इक्विपमेंट्स। समझ गया, समझ गया, ठीक है। ओके, तो अभी आपका कोई डिडक्शन नहीं है, तो 30,000 रुपये आपको मिलते हैं। कोई भी और इनकम है सूरज इसके अलावा? बस यही है? नो सर, बस यही है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब आपके एक्सपेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप मुझे अपने, क्योंकि 7 महीने हुए हैं आपको बैंगलोर में रहते हुए, खुद भी रह रहे होंगे, तो जो भी रहन सहन के खर्चे हैं उसके बारे में बताइएगा, फिर हम बाद में लोन्स के बारे में बात करेंगे। पहले आप अपने रेंट, खाने पीने का खर्चा, ट्रैवल का खर्चा, मोबाइल वगैरह सब्सक्रिप्शन, उसके बारे में बताइए। जैसे मैं अभी एक शेयर्ड अकोमोडेशन में रहता हूँ पीजी में, जिसका मुझे पर मंथ 12,000 रुपीज पे करना पड़ता है। ठीक है। इसके अलावा 4 to 5,000 रुपीज मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे कभी मैं बाहर अगर वर्क पे जा रहा हूँ तो लंच कर लिया, या शाम को कभी कुछ बाहर खा लिया या कुछ खरीद लिया अपने लिए। ठीक है। और इसके साथ साथ 2 से 3,000 रुपए अदर एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे घर पे कभी कुछ सामान बेच दिया यहाँ से, या मिसलेनियस आइटम्स कह सकते हैं मतलब। बिल्कुल। तो ये टोटल एक्सपेंसेस जितने ही है मेरे फिलहाल, इसी में सब कुछ मैं मैनेज कर देता हूँ। ठीक है, तो मोटा मोटा आप बोल रहे हैं कि आप करीब 19,000 रुपए में सब कुछ मैनेज कर पाते हैं। ठीक लग रहा है वो? जी जी। ओके, ऑल राइट। अब इसके बाद हम आपके लोन्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके एजुकेशन लोन पे बात करें, उसकी कितनी ईएमआई है?
एक्चुअली सर मैंने डायरेक्ट एजुकेशन लोन नहीं लिया था कोई। अच्छा जैसे जैसे हमारी फीस मतलब जैसे सेमेस्टर वाइज फीस आती थी तो कहीं से ले लिया। अच्छा क्योंकि उस टाइम पे एजुकेशन लोन मिला नहीं था। मेरा कॉलेज बहुत ही छोटा कॉलेज था। टायर अच्छा 3 टायर 4 कॉलेज कह सकते हैं। हम्म, ठीक है। तो तो आप चलिए फिर आप ये बताइए कि बाकी जो आपके लोन्स हैं जो चल रहे हैं, चाहे वो पर्सनल हों या किसी फैमिली या फ्रेंड से लिए हों, उनके बारे में वो कैसे आप उनको चुकाते हैं, चुकाते भी हैं कि नहीं हैं, उसके बारे में बताइए थोड़ा। जी मैंने ना पिछले 2 सालों से मतलब मैंने 12th की पढ़ाई की अपनी। तो उसके बाद मैंने एक जॉब ज्वाइन की थी क्योंकि उस टाइम पे कुछ ऐसी फाइनेंशियल कंडीशंस थी कि मैं अपनी आगे पढ़ाई कर परस्यू नहीं कर पा रहा था मतलब उस टाइम पे कर पा ओके सकता था। तो मैंने एक जॉब की वहाँ पे तो मेरा कुछ क्रेडिट स्कोर वगैरह बना उस टाइम पे। मैंने कुछ एक क्रेडिट कार्ड वगैरह भी बनवाया था। मैं बजाज फाइनेंस में काम करता था उस टाइम पे। अच्छा 20,000 रुपीज सैलरी थी। ओके ये है 2019 की बात सर, आफ्टर माई 12th। ठीक है फिर 1 साल के उस गैप के दौरान मैंने जॉब किया और थोड़ा बहुत अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। नीट के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था। फिर अच्छा उसके बाद कोविड आ गया तो कोविड में फिर नीट वगैरह हो नहीं पाया तो फिर मैंने फार्मेसी के कॉलेज में एडमिशन ले लिया। ठीक है तो उस टाइम पे जो क्रेडिट स्कोर बना था उसके बिहाफ पे मेरे पास कुछ 2-3 क्रेडिट कार्ड्स थे और फिर कुछ ऐप बेस्ड लोन थे जो कि मैंने बीच बीच में लिए हैं अपने कॉलेज के फीस देने के लिए। और ठीक कुछ है मेरे भाई ने सपोर्ट किया। ठीक है और मैंने मतलब मेरे जो जितने भी खर्चे होते थे पढ़ाई से रिलेटेड या जिस भी चीज से रिलेटेड वो सब मेरे भैया ने ही किया मेरे लिए क्योंकि पापा की कुछ अर्निंग नहीं होती थी। हम्म, तो अभी उनमें से कितने लोन चल रहे हैं? हाँ मेजर जो कितना है? चंक है लोन का वो मेजर ईएमआई है 12,000 रुपीज की एक, ओके जो कि लोन अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट है 4,35,000 रुपीज। और ये सारा एक ही जगह से है सूरज? हाँ एक ही जगह से 36 मंथ्स का अभी टेन्योर उसका रह रहा है बाकी। ओके तो 36 अभी रहता है। ओके एंड ये आपने किस चीज के लिए लिया था ये पूरा? ये मैंने अपने जो छोटे छोटे ऐप बेस्ड लोन थे उनको हाँ क्लोज किया, फाइनेंस किया उनको। कुछ क्रेडिट कार्ड्स अच्छा के भी बहुत ज्यादा मतलब वो हो गए थे तो ओके उनको भी पे किया मैंने। ठीक है समझ गया। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होगा आपको कितना है? सर 27% है ऑन रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। वाह ठीक है। ये आपने कब लिया था? ये मैंने अभी जनवरी में लिया। ओके एनी रीजन कि आपने ये लोन ये लोन लेके एक पर्सनल लोन नहीं लिया? सर पर्सनल लोन के लिए सैलरी 40,000 50,000 होनी चाहिए थी क्योंकि मेरी जो कंपनी भी है वो ग्रेड 4 कंपनी में आती है। मैंने बैंक्स में ट्राई किया था पर उन लोगों ने अभी पर्सनल लोन मुझे दिया नहीं तो मुझे ये ऐप बेस्ड मतलब एनबीएफसी से लेना पड़ा ये लोन। समझ गया ओके। तो ये अभी आपने जनवरी में ही लिया है एंड इसका 12,000 रुपये आता है। ठीक है ओके। कोई भी और लोन चल रहा है कि यही है सिर्फ? यस सर, एक आईडीएफसी का लोन है उसकी ईएमआई है 2877। ओके इसका रिमेनिंग टेन्योर है 9 मंथ्स का। टोटल अमाउंट जो भी बचता है वो 25,893 है। ठीक है हाँ इसके अलावा सर एक आईसीआईसी क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन है। मतलब वो लिमिट के अंदर नहीं है, लिमिट के बाहर है। समझ गया तो 1,30,000 का वो अमाउंट था जिसकी ईएमआई जाती है 4,800 रुपीज। ओके रिमेनिंग टेन्योर है 23 मंथ्स और रिमेनिंग अमाउंट है अभी 1,10,000 रुपीज। ओके इसके अलावा सर एक बनी व्यू ऐप है उससे लोन भी लिया था मैंने अभी हाल फिलहाल में ओके ही। ओके उसकी ईएमआई है 4,742 जिसकी रिमेनिंग टेन्योर है अभी 20 मंथ्स और टोटल अमाउंट है 94,840। ये कुछ 4-5 लोन चल रहे फिलहाल। ओके आपके पास कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ ये सर इंश्योरेंस है सूरज? हेल्थ इंश्योरेंस है मेरे पास, वो कंपनी ने मुझे दिया है अभी। ठीक है उसमें ही लाइफ इंश्योरेंस भी है कि सिर्फ हेल्थ ही है? सर सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस है। आपके बाप पापा का खर्चा कौन संभालता है सूरज? मेरे भैया ही देखते हैं फिलहाल। ठीक है उनकी शादी हो चुकी है? जी उनकी शादी हो चुकी है और उनकी शादी को करीब 7-8 साल हो चुके हैं। ओके तो फिर बच्चे भी हैं क्या? उनकी 2 बेटियां हैं और एक बेटा अभी अभी हुआ है इसी साल। ओह ओके ठीक है। तो मतलब उनके उनके ऊपर भी खर्चे हैं और फिर वो परिवार का माँ पापा का भी खर्चा उठा रहे हैं। उनके ऊपर भी ठीक है डेप्ट है और खर्चा भी सारा वही देखते हैं, कर्जा उनके ऊपर भी है। बिल्कुल होगा ही समझ सकता हूँ। मुझे ये और आपके अभी बैंक में कितने पैसे होंगे सूरज? तो सर बैंक में तो कुछ बचता नहीं है तो 2-3,000 रुपीज अभी होंगे फिलहाल। ठीक है और आपके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट है किसी भी नो रूप? सर, कोई इन्वेस्टमेंट। मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं इन सारे ईएमआईज को जोड़ूं, 4 ईएमआई आपने बताई, उसका खर्चा करीब 24,409 रुपए टू बी प्रिसाइज, जो आपने नंबर्स मुझे बताए हैं।
आपका खर्चा जो है महीने का वो करीब 19,000 रुपये है। यस सर। तो इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये तो फिर करीब 44,000 रुपये का सम बैठता है। कमाते आप 30 हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि जनवरी से भी जब आपने ये लोन लिया, आप अपना हर महीने का जो शॉर्टफॉल है वो संभाल कैसे रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? वो सर कहना मतलब करना वो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अभी कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो मैं क्रेडिट कार्ड्स का यूज़ करता हूँ तो पे करने के लिए फिलहाल। क्रेडिट कार्ड से क्या पे करते हैं आप? मतलब क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल के और वो EMI पे करता हूँ फिलहाल। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, समझ गया। आपका टोटल अगर मैं आउटस्टैंडिंग देखूं तो करीब 6,65,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग है आपकी। घर में कोई इन्वेस्टमेंट, सोना, कोई घर, कुछ? जी, गुड़गांव में हमने एक घर बनाया था अभी। ओके। पिछले 2-3 सालों में उसका काम पूरा हुआ है फिलहाल अभी। अभी आपके भैया किराए पे रहते हैं? नहीं, घर उन्होंने ही बनाया है, उनका ही घर है अपना। अच्छा, वो उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने लिया था? जी सर। अच्छा, ठीक है। तो चलिए, वो तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, अपने घर के लिए उन्होंने ही किया, बट उसके ठीक है। तो वो भी लोन पे लिया था? कुछ लोन्स उसमें बनाने में लगे हैं तो उन्होंने उसके लिए लोन लिया हुआ है। ओके। एंड इसके अलावा कुछ भी और बिहार में कुछ? तो बिहार में अपना घर है सर, और थोड़े बहुत खेत वगैरह है। उस खेत पे क्या होता है? वो हमने किसी और को दे रखा है अभी, तो वो उसको मतलब वहाँ पे फार्मिंग करते हैं, और जो बचता है हमें वो आधा आधा कर देते हैं। अच्छा, उसको अगर आपको बेचना पड़े तो वो नहीं हो सर, वो सकता है? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो मेरी पूरी फैमिली का है, तो वो अच्छा, कुछ नहीं कर सकते। ओके, वो सिर्फ आप ही का नहीं। ठीक है, समझ गया। मैं ये सारे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ सूरज, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी और जरिया नहीं है इस 6,65,000 रुपए को किसी भी तरह से एक बार में बटोरने का, क्योंकि असलियत यह है कि ये सारे बहुत महंगे लोन है। अब आप इनको रीफाइनेंस तो कर सकते हैं, लेकिन जो आपने बताया वो भी सही है कि पर्सनल लोन जो है वो इस सैलरी पे आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा, इस EMI पे तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा, इस आउटस्टैंडिंग पे भी नहीं मिलेगा। अगर आपके पास कोई दोस्त नहीं है जो आपको ये पैसे दे सकते हैं, कोई फैमिली नहीं है जो आपको ये पैसे दे सकती है, कोई एसेट नहीं है जिसको बेच के आप ये पैसे कमा सकते हैं, तो फिर सिर्फ एक ही जरिया रह जाता है जो सबसे ऑब्वियस जरिया है लेकिन आसान नहीं है, विच इज कि अपने 30,000 रुपए की इनकम को आपको बढ़ाकर कम से कम 45,000 करना ही पड़ेगा। यस सर। अब वो रातों रात तो होगा नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि आपकी चाह से हो जाएगा। तो इसमें 2-3 चीजें हैं जो आपको सोचनी पड़ेंगी, एंड मैं जो भी आपको राय दूंगा वो ऐसी राय होगी जो शायद आपको अच्छी ना लगे, ऐसी राय होगी जो आपको लगेगा आपकी जो पढ़ाई है, आपका जो तजुर्बा है, आपके जो अरमान है उसके नीचे है, लेकिन इस हालात में शायद उन सब चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे मनी मैटर्स में ऐसे लोगों से बात करी है जो इस पूरे कर्ज को निभाने के लिए, चुकाने के लिए मल्टीपल जॉब्स करते हैं। एक जॉब से एक स्टेबल इनकम आती है, लेकिन फिर रातों को फ्रीलांस करते हैं, गिग वर्कर बनते हैं। एंड आपकी कंपनी का क्या स्ट्रक्चर है? कितना काम करना पड़ता है? कितने घंटे दिन के जाते हैं? कितने दिन हफ्ते में आप काम करते हैं? सर कोई फिक्स शेड्यूल नहीं रहता, क्योंकि मैं हॉस्पिटल्स में डॉक्टर से मिलता हूँ, न्यूरो सर्जन से। ओके। तो वैसे 6 डेज वर्किंग है मेरा, ओके। लेकिन फिर वो अलग अलग हॉस्पिटल से जाना पड़ता है, तो हर दिन का अलग अलग टाइम भी मेरा जाता है। कभी मैं सुबह 8 बजे निकलता हूँ, कभी मैं 10 बजे भी निकलता हूँ। ओके। तो इस एंड रात को कब तक खाली हो जाते हैं आप? 6 to 7 बाई 6-7 में फ्री हो जाता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो एक चीज जो मैं आपको बोलूंगा, क्योंकि बैंगलोर एक ऐसा शहर है जहां गिग वर्कर्स बहुत ज्यादा हैं, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सिटी है, बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो एक चीज जो मैं आपको इमीडिएटली बोलूंगा कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी गिग रोल को ढूंढें, ताकि 6-7 बजे के बाद जब आप फ्री हो तो कुछ नहीं तो कम से कम 4-5-6 घंटे उसमें आप बिता पाएं। अगर आप 7 से 12 भी उसमें काम कर पाएंगे, 5 घंटे हर रोज, और फिर 12 से 7 बजे तक अपनी नींद पूरी कर पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इस सिचुएशन को देखते हुए वो मुश्किल स्थिति से आपको गुजरना ही होगा, और कोई तरीका है नहीं। अब वो चाहे जोमेटो स्विगी की डिलीवरी हो, जेप्टो ब्लिंकिट की डिलीवरी हो, किसी और टेक स्टार्टअप में कोई गिग इकोनॉमी का काम हो,
या कोई फ्रीलांसिंग का काम हो या कोई और नॉलेज का काम हो जो आप घर बैठे किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ कर सकते हैं, आपको बेसिकली अपनी सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा सूरज। ये मत सोचिएगा कि आप एक Tier 3 Tier 4 कॉलेज से पढ़े हैं, आपको कुछ आता नहीं है। ये सारा झूठ है, ये आपकी कल्पना है और आपकी लिमिटेशन है जो आप अपने ऊपर थोप रहे हैं। दुनिया को मेहनती लोगों की हमेशा जरूरत होती है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार होंगे तो धीरे धीरे करके वो मेहनत रंग लाएगी। रातों रात नहीं होगा, लेकिन आपके पास और कोई भी चारा नहीं है एज अगेंस्ट आप इसी 30,000 रुपए की तनख्वाह पे रहें। मैं ये भी रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आपको सिर्फ 7 ही महीने हुए हैं इस रोल में, कि आप एक नई नौकरी की तलाश कर लें, क्योंकि 7 महीने में ना आप किसी ठोस बुनियाद पे बैठे हैं, ना आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। शायद बैंगलोर में आपको 30 की 35 वाली नौकरी मिल जाएगी, लेकिन वो फिर खोखली ही जंप होगी और उससे आप एक स्ट्रांग फाउंडेशन नहीं बना पाएंगे जिससे आप वाकई में आगे जाकर अपने करियर में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो कुछ वक्त का, एंड कुछ वक्त जब मैं बोल रहा हूं तो मतलब 1-2 साल का बहुत बहुत कठोर परिश्रम है दोस्त, जहां आपको अपनी इनकम को कहीं ना और किसी भी रूप से सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आपने इस दिशा में कोई भी कोशिश करी है अभी तक? सर मैंने यूट्यूब वगैरह पे ट्राई किया था, लेकिन फिर वही मैं कंटिन्यू नहीं कर पाता क्योंकि मेरी जॉब ऐसी है। नहीं, यूट्यूब नहीं, ऐसी आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते जो बहुत लॉन्ग टर्म हो। यूट्यूब की जर्नी दोस्त 1-2 साल से पहले तो आपको 2,000 रुपए भी नहीं दे पाएगी। वो बहुत लॉन्ग टर्म जर्नी है। आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपको अगले हफ्ते से पैसा कमा कर दे। एंड इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये स्ट्रेट लाइन थिंकिंग से नहीं आएगा सूरज। आप एक ऐसी पोजीशन में हैं जहां सबसे पहले मैं अगर आपको बोलूं तो, एंड ये बोलते हुए मेरा दिल टूट रहा है और दुख हो रहा है, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है। जो 19,000 रुपए आप हर महीने अपने ऊपर खर्च करते हैं या परिवार पे भेजते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा कंपोनेंट आपका रेंट ही है, सबसे पहले इसको अपनी स्टैंडर्ड पे बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए जितना कम करने की कोशिश कर सकते हैं करिए। जो आपकी शेयर्ड अकोमोडेशन है जहां 12,000 दे रहे हैं, देखिए कि और शेयर्ड अकोमोडेशन अगर आपको 8-9 हजार में ही मिल जाए, लीजिए। 4,500 रुपए जो आप पर्सनल अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, जहां भी वो खर्चा हो रहा है, खाने पे हो रहा है, ऑफ कोर्स वो सारी चीजें तो करिए ही, लेकिन अगर शाम को आपको बाहर खाना है, बंद करिए। नहीं कर सकते आपको घर पे ही बनाना होगा। आप बाहर खाना कंप्लीटली बंद करना पड़ेगा। कोई भी चीज जहां आपका पैसा बचता है एंड वो आपकी जरूरत नहीं है, उसको आपको अपनी जिंदगी से हटाना है। एंड ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि 25 साल की उम्र में पहली बार कमाना, एक बड़े शहर में रहना, बहुत सारे अरमान होते हैं, मैं समझता हूं, लेकिन आप अपनी स्थिति को समझते हुए ये जानिएगा कि जितना भी पैसा आप बचा सकते हैं वो आपको कर्ज से मुक्त कर रहा है। क्योंकि हर महीने अगर आप क्रेडिट कार्ड से कैश निकालेंगे, और मुझे नहीं पता अगर आपको ये पता है, क्रेडिट कार्ड पे अगर आप स्वाइप करते हैं तो अगले महीने के बिल से आपका खाता खुलता है, लेकिन जब आप क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं तो उसी समय आपका इंटरेस्ट या ब्याज जुड़ना शुरू हो जाता है। सर मैं डायरेक्ट कैश नहीं निकालता वहां से, मतलब जो मेरे एक्सपेंसेस है मैं उसको क्रेडिट कार्ड से मैनेज करता हूँ और बाकी ईएमआईज में अपने ये सैलरी से पे करता हूँ, उस तरीके से। तो मतलब अपना रेंट, पर्सनल एक्सपेंसेस, वो सब जो हैं वो आप करते हैं, लेकिन वो मैथ्स बैठेगा नहीं ना दोस्त, क्योंकि है तो आपके पास 30,000, खर्चा है आपका 45,000, तो कहीं ना कहीं तो वो 15,000 रुपए आने ही होंगे ना। अब वो कहां से आ रहे हैं? मुझे डर यही है कि वो क्रेडिट कार्ड के कहीं कैश से ही निकल रहे होंगे, एंड चाहे 15,000 निकले, जितना भी आप निकालेंगे, 1,000 भी अगर आप निकालते हैं, वो उसी समय जो 35, 40, 45% ब्याज है या इंटरेस्ट है जो क्रेडिट कार्ड लागू करता है, वो उसी समय से शुरू हो जाता है, उसी समय से। एंड ये एक ऐसा दलदल है जिसमें इतनी जल्दी आप फंस के नीचे चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये तो अभी शुरुआत है और आपकी जिंदगी की ये शुरुआत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले 19,000 को जितना कम कर सकते हैं करिए। अगर वो 17 भी हो सकता है, 17.5 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 1,000 भी अगर बच जाएगा वो काफी है। दूसरा, अपनी इनकम को और सप्लीमेंट करिए। गिग वर्कर बनिए अगर बनना है, फ्रीलांसर में भी टाइम लगेगा, क्योंकि आप किस चीज में फ्रीलांस करेंगे आपको अभी नहीं पता है, तो वो स्किल डेवलप करना, उसको बिल्ड करना बहुत वक्त लग सकता है।
तो अभी आप क्या कर सकते हैं, ओला, उबर, जेप्टो, जोमाटो, स्विगी, ब्लिंकिट, इन सारे जगहों पे अगर आपको डिलीवरी भी करनी पड़े, गाड़ी भी चलानी पड़े, आप करेंगे, क्योंकि ये वक्त का तकाजा है, आपको ये करना ही है। ये आपकी जिंदगी नहीं डिफाइन करेगा, लेकिन अगर आपने ये स्टेप अभी नहीं लिया दोस्त, मुझे डर है कि आप इतना बुरा फंस जाएंगे कि उससे बाहर निकलना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा। जी सर, अभी मेरी कुछ कंपनी में बात भी हुई थी, तो मेरा एक इंक्रीमेंट होने वाला था 6 मंथ्स पे, जो कि अभी हुआ नहीं है। ओके, तो वो इंक्रीमेंट भी ड्यू है, तो मे बी 10% मेरी सैलरी का, कि 10 to 15% वो इंक्रीमेंट हो अभी इसमें। अगर वो होगा बहुत बढ़िया है, जितना भी पैसा आ सके, जहां से भी आ सके, वो तब भी 15,000 तक नहीं जा पाएगा। तो उस 15,000 के शॉर्टफॉल को अगर आपको धीरे धीरे ब्रेक करना हो, 1-2 हजार रुपए आप अपने खर्चे से बचाएंगे, 2-3 हजार रुपए भगवान करे आपकी इंक्रीमेंट हो जाए तो वो रहा 10,000, वो आपको हर रोज 5 घंटे काम करके महीने का कमाना है। ये Yes, sir. आपको करना ही पड़ेगा। अगर इस दौरान आपको कोई दोस्त मिल जाता है, कोई परिवार सदस्य मिल जाता है, कहीं कोई और दिशा या किरण दिखने लगती है जहां से आप कुछ भी थोड़ा बहुत पैसा निकाल सकते हैं, वो अच्छा रहेगा। 9 महीने में आपका IDFC वाला लोन क्लोज हो जाएगा, उससे आपको करीब 2,900 रुपये खाली मिलने लगेंगे हर महीने। तो अगर वही आप 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाना शुरू कर दें अगले महीने से, तो 2,900 रुपये आप किसी और लोन को चुकाने में खर्च कर सकते हैं। धीरे धीरे करके देखिए, सबसे लंबा लोन आपका 3 साल का है, सबसे छोटा लोन आपका 9 महीने का है। इन 9 से 36 महीनों के अंदर अंदर आपके सारे लोन क्लोज हो जाएंगे। अगर आपने ये कदम उठाया जहां 2,000 रुपये आपने अपने महीने के बचाए, 3,000 रुपये आपको सैलरी या इंक्रीमेंट मिला, 10,000 रुपये आपने एडिशनली कमाया, तो ये 36 महीने का लोन 2 साल के अंदर ही चुक जाएगा। लेकिन 1.5 से 2 साल लगेंगे, और इन 1.5 से 2 साल आपको अब आज से ही 27 मई से ढूंढना शुरू करना है, और 1 जून से अपने आप से वादा करना है कि हर महीना फॉर द नेक्स्ट 2 years आई एम गोइंग टू अर्न इनफ टू कवर ऑल ऑफ माई लोन EMIs एंड माई लिविंग एक्सपेंसेस, ताकि 2 साल के अंदर मेरे ऊपर एक भी लोन ना हो। कर पाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें? बाधा अभी जॉब ही है सर एक तो, और बाकी मेरे पास यहाँ पे अभी बाइक वगैरह भी नहीं है। बाइक जो है वो गुड़गांव में है। तो ये मैंने सोचा था डिलीवरी वगैरह का, फिर मैंने सोचा कि मैं अपने स्किल बेस को यूज करके कुछ उससे इनकम अगर कर सकता हूँ, जैसे ऑनलाइन ट्यूटरिंग हो गई, क्योंकि मैंने फार्मेसी की है तो मुझे अच्छा खासा नॉलेज है मेडिसिन वगैरह का। बिल्कुल। तो ये सोच रखा है, और बाकी मेरा अभी यही जो टाइम है, क्योंकि अगर मैं इसको अगर इन सब चीज़ों में अपने लोन्स में और जॉब करते हुए निकाल दूंगा तो फिर मैं मास्टर्स वगैरह नहीं कर पाऊंगा। मेरा अल्टीमेट गोल ये था कि मैं कैसे भी करके एक ऑनलाइन MBA हो, ऑफलाइन MBA हो, कैट की तैयारी भी मैं कर रहा था, लेकिन वो तो अभी मैं उतने फाइनेंसेस पे जा ही नहीं सकता। अगर कोई भी कॉलेज मिलेगा तो MBA के लिए 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए लगता है आजकल। बिल्कुल। तो वो भी सोचना है उसके बारे में भी, और बाकी ये भी मैनेज करना है। बाकी थोड़ा बहुत सपोर्ट मेरे भैया मुझे करेंगे ही, वो मुझे पूरा उम्मीद है, और वो करते भी हैं, अभी तक किया है उन्होंने ही। हाँ, पर आप ये भी समझिएगा कि उनके ऊपर 7 लोगों की जिम्मेदारी है। यस सर। 5 वो खुद, माँ पापा, तो आप 8वें नहीं बन सकते जी। क्योंकि आप अब अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं एंड होना है। यस सर। आपका गोल होना चाहिए कि आप भैया की मदद करें। गोल तो यही है सर। बिल्कुल। एंड मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है कि आप इस गोल तक पहुंच पाएंगे, लेकिन उसके लिए दृढ़ निश्चय बहुत जरूरी है, मेहनत बहुत जरूरी है, और अपने आप को चॉइस नहीं देना दोस्त। यस सर। ये याद रखिएगा कि इंसान कितना साहसी है वो तभी पता चलता है जब साहसी होना उसके लिए
लास्ट चॉइस होती है, उसके अलावा और कोई चॉइस ही नहीं रही, तभी सबसे ज्यादा साहस जी। दिखता है। तो अपने आप को ना उस कोने में डालना है कमरे के जहां आपको पता है कि मैं फंस चुका हूं, मेरे पास और कोई भी जरिया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक है कि अगले 2 साल बेइंतहा मेहनत कर अपने आप को इन सारे लोन से मुक्त करना है। एंड चाहे वो आपको ऑनलाइन ट्यूटरिंग करने पड़े, चाहे आपको डिलीवरी करनी पड़े, चाहे आपको ट्यूशन लेने पड़े, आप करेंगे। वो सारी चीजें करिए या वो एक ही चीज करिए जिससे वो 10,000 रुपए मिल जाए, लेकिन करना तो है, क्योंकि और कोई जरिया बचा ही नहीं। ठीक है दोस्त? जी सर। मेरा पूरा अरमान ये रहेगा कि अगले साल मई 2026 में जब हम आपसे बात करें, आप ये बताएं कि मैंने मेहनत करके इन 4 में से कम 2 लोन्स चुका दिए। ये आपका Absolutely, गोल सर। होना चाहिए। ठीक है? जी। परफेक्ट। ऑल द बेस्ट सूरज, टेक केयर, थैंक यू सो मच। लगे रहिएगा। थैंक यू। करियर को लेके मेरी चौथी किताब एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही प्रैक्टिकल जरिए से लिखी गई है। काश कि ये बुक मुझे किसी ने दी होती जब 24 साल की उम्र में मैं एकदम कंफ्यूज था कि अपने करियर के बारे में क्या करूं, अपनी जिंदगी की दिशा क्या बनाऊं। ये किताब मैंने उसी 24 साल के अंकुर के लिए लिखी है, आपके लिए लिखी है।